हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, ये पार्टनरशिप अकाउंट्स वही है जो तुम लोग अपने पास क्लास 12 पढ़ के आए थे, कॉमर्स वाले बच्चे। और उल्टा एक्चुअली उसमें हल्का सा कमी है। पार्टनरशिप में तुमने वहाँ पे डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा रखा था, वो डिसोल्यूशन इसमें नहीं है। डिसोल्यूशन तुम्हारे पास इंटरमीडिएट में आएगा, अभी नहीं है। तो यानी कि जो पार्टनरशिप में वहाँ पढ़ते ना, पहला चैप्टर फंडामेंटल्स नाम से था, फिर गुडविल, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, नेक्स्ट एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये 5 चैप्टर ही हैं। जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर था वो नहीं है। ठीक है, क्या इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया गया है? नहीं, वैसे डिफ़िकल्टी लेवल जैसे तुम्हारा पहले वाले में था, 12th क्लास में था, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं भी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले अपने पास लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डालो सब लोग अपने पास, पार्टनरशिप। अब लिखना शुरू करो। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 defines partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profits and losses of a business carried on by all or any one of them acting for all, नेक्स्ट पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के लिखना अगला पैराग्राफ। द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स is governed by mutual agreement full stop. If this agreement is in writing, then it is called partnership deed. full stop. आगे लिखो। The following clauses can be recorded in a partnership deed. अब नीचे डाल लो पॉइंट नंबर ए। नेम ऑफ द फर्म and the partners. Second point, date of commencement and duration of business. Third point, nature of business.
फोर्थ, कैपिटल contributed by each partner, capital contributed by each partner. Fifth point, rate of interest on drawings, rate of interest on drawings, comma capital, and interest on loans advanced by partner, and interest on loans advanced by partners. छठा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेवेंथ, सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. एट्थ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाइन्थ पॉइंट, पार्टनर नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर who is authorized to operate, who is authorized to operate the bank account. Last point, method of valuation of goodwill, method of valuation of goodwill in case of change, in case of change in the constitution of the firm, in case of change in the constitution of the firm. अब अलग से ये पॉइंट्स खत्म हो गए. लास्ट एक अलग से पॉइंट नीचे लिखो, पॉइंट खत्म हो गए. लिखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म is not mandatory, is not mandatory. ठीक है, आ जाओ जी. तो जल्दी से देखते हैं. हमने अपने पास पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी है, तो उसकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या लिखा है. पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. ठीक है, ये डेफिनेशन हमने बहुत डीप में एक बार पार्टनरशिप एक्ट में भी देखी थी. जब हम लॉ पढ़ रहे थे तो पार्टनरशिप एक्ट जब हमने शुरू किया था तब भी मैंने डेफिनेशन डिस्कस करी थी. अब तुम्हें याद तो है नहीं, इसलिए एक बार मैं जल्दी से डिस्कस कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ. तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी के बीच में रिलेशनशिप होगा. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की तो ये बात होती है फिड्यूशरी रिलेशनशिप की.
फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कौन सा होता है, याद है? ऐसा रिलेशनशिप जो बिल्ड हुआ है ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहां पे जो फिड्यूशियरी वर्ड है इसका मतलब है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, मतलब पार्टनर्स को आपस में एक दूसरे पे होना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप पे एंटर नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि तुम्हें 12th क्लास में सिखाया जाता था कि जब भी किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो सभी की कंसेंट चाहिए, क्योंकि सभी को उस इंसान के साथ बिल्ड करना है क्या, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तो अगर वो नहीं बन रहा तो फिर उस पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, वर्ड लिखा है पर्सन्स, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब क्या है, यहाँ पे एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है, दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको पर्सन्स यानी कि मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए जो आपके पास एज पार्टनरशिप में आए। तो पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स? 50। ये बात हमने पार्टनरशिप एक्ट में भी डिस्कस करी हुई थी कि इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ये 50 की लिमिट कहां पे मेंशन्ड है? कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है नालायकों। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। अगर 50 से ज़्यादा पार्टनर्स हो गए तो वो पार्टनरशिप बन जाएगी इलीगल एसोसिएशन और वो अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब लेट अस सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें 52 पार्टनर्स हैं, तो क्या काम कर सकते हैं, अब अपना बिजनेस शुरू कर सकते, कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं। उन्होंने मान लो अब उसको रिड्यूस कर दिया है 250, अब आराम से काम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। एक बार आपने लिमिट एक्सीड कर दी, उसके बाद आप मेंबर पार्टनर्स को रिड्यूस भी कर दोगे, तब भी वो फर्म इलीगल की ही कैटेगरी में फॉल करेगी। उनको एक नई पार्टनरशिप फर्म खोलनी पड़ेगी और वहाँ पे काम करना पड़ेगा। उस पार्टनरशिप फर्म में वो नहीं कर सकेंगे काम। ये बात मैंने लॉ में भी डिस्कस करी थी। आगे तो रिलेशनशिप हो गया बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड, उन्होंने क्या किया है, आपस में अग्री किया है। तो यहाँ पे दिख तो वर्ड अग्रीड रहा है, बट एक्चुअल में ये वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर्स ने आपस में किया है एक कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर रहा है डिसाइड कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मतलब एक बिजनेस चलाएंगे और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में बांटेंगे। यानी कि इस बात से एक बात तो क्लियर होती है, क्या, अ फर्म कैन नॉट बी एन एनपीओ। हमने चैप्टर पढ़ा एनपीओ। एनपीओ में क्या सीखा था कि एक ऐसी फर्म, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो पार्टनरशिप की तो डेफिनेशन में लिखा है कि प्रॉफिट्स कमाए जाएंगे, नॉट जस्ट कमाए जाएंगे, प्रॉफिट्स शेयर भी किए जाएंगे। और एनपीओ में हमने पढ़ा था कि एनपीओ में पार्टनरशिप जो एनपीओ जो होती है वो प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं रखती, और अगर प्रॉफिट्स उनको हो भी जाते हैं तो वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अपने मेंबर्स में, वो प्रॉफिट अपने पास ही रखती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में रीयूटिलाइज या री-इन्वेस्ट कर देती है उस पैसे को। तो यहाँ पे एनपीओ कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। एनपीओ क्या कंपनी बन सकती है? क्या एनपीओ एक कंपनी बन सकती है? नालायकों, बन सकती है। कंपनीज एक्ट में पढ़ के आए हम, सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर होती है वो ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ा था कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है और उनको अपने नाम के आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना तो लिमिटेड ना प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मर्जी से जो मर्जी नाम चाहे तो लिख सकता है। तो यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट से यहाँ पे रेफर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें लगेंगी इसके ऊपर, और वो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल,
और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे या कोई एक भी चला सकता है सबके बिहाफ पे। इसको कुछ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी, जहां पे अगर एक पार्टनर कोई काम करके आता है तो उसके एक्शंस से बाकी सारे पार्टनर्स भी लायबल हो जाते हैं, या कोई बाकी पार्टनर्स काम करके आते हैं तो उसके लिए एक्शंस के लिए एक सिंगल पार्टनर भी लायबल हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? म्यूचुअल एजेंसी होती है तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? तीन पार्टनर्स हैं और उनकी ये फर्म है, तो ये पार्टनर जब बाहर जाके किसी आउटसाइडर के साथ डील करेगा तो वो अपना तो प्रिंसिपल बन के जाएगा और बाकी सारे पार्टनर्स और फर्म का एजेंट बन के जाएगा। तो इसके सामने, इस आउटसाइडर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, दिखाई देगा सिर्फ उसको एक ही। ठीक है, मतलब जैसे एक इंसान है, उसके अंदर दिखाई देगा एक इंसान, बट एक्चुअली में 3-4 लोग आए हैं चल के उसके साथ। कौन कौन? ये दोनों और फर्म कलेक्टिवली आके उसके साथ डील करने आई है। ठीक है, तो पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर एंड द फर्म, बट दे आर प्रिंसिपल इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। अपने खुद के लिए वो प्रिंसिपल है, एज सामने स्कूल का प्रिंसिपल नहीं होता ये। ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट जो रिलेशनशिप होता है उसमें प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास डेफिनेशन। अब जब बात आती है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है। हमने याद करो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड या नहीं, वैलिड होते हैं या वॉइड होते हैं। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट जो मुंह जुबानी किए गए हैं, लिखा हुआ नहीं है, वैलिड है कि वॉइड? वैलिड है। तो अगर आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी चलेगा, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी चलेगा। तो जो राइटिंग में किया जाता है उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अच्छा, ये जो पार्टनरशिप डीड होती है ना, ये एक तरीके से कंपनी की, फर्म की कुंडली होती है। ठीक है, जैसे तुम लोग जब पैदा होगे तो तुम्हारी कुंडली बनी होगी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरोस्कोप। देखिए कभी अपनी कुंडली? किसी ने देखी है? एक ने देखी है, बाकी सब किसी ने नहीं। आज जाना घर और मम्मी से कहना है मम्मी मुझे दिखाओ मेरी कुंडली, मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है, सर ने बोला है कि हमें कुंडली देखनी है नहीं तो हमारी पढ़ाई शायद ख़राब हो जाए। ये सुनते ही मम्मी ज़रूर निकाल देंगी कि पढ़ाई ख़राब हो सकती है। तो है बर्थ सर्टिफिकेट कई बार नहीं बनता, कुंडली ज़रूर बनवाता है हिंदुस्तानी खानदान। बना होगा, चांसेस हैं ज़रूर बनी होगी। ठीक है, अगर नहीं भी बनी तो क्या कर, अपने पापा मम्मी से ये पूछ ले कि तू किस दिन पैदा हुआ, वो तो शायद तुझे पता ही होगा, बर्थडे तो अपना पता होगा, टाइम पूछ लियो, जगह पूछ लियो, कहाँ पे किस वक्त पैदा हुआ, टाइम सुबह रात जो एग्जैक्ट टाइम है, और वो पूछ लियो जगह, और जाके इंटरनेट पे बना लियो। बहुत सारी वेबसाइट्स है, astrology.com, astrosage.com, तो उससे पता चल जाता है कि तेरे लक्षण कैसे रहने वाले हैं जिंदगी भर। वो तो ऐसे ही पूछ लो तो हमें भी दिख रहे हैं। हाथ देख के बताना अलग बात है, हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। हाँ, हाथ की रेखाएं बदलती भी रहती हैं और उससे पता नहीं चलता। तो कभी कुंडली दिखानी, कुंडली बनानी तो ऑनलाइन बन जाएगी। तो मम्मी पापा से बोलना हमें कुंडली दिखाओ, हमारे लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम अगर कुंडली खोल के देखोगे कभी अपनी हॉरोस्कोप, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? उसमें लिखा होगा तुम्हारा नाम पहला, फिर तुम्हारे पापा मम्मी का नाम, फिर वो नाम लिखा होगा जो बताते नहीं, मतलब कुछ भी है, जैसा भी नाम है, जो नाम एक पंडित बताता है लिखने के लिए और आप एक का एक्चुअल में दूसरा नाम होता है। वैसे जैसे मेरा भी एक नाम तुम्हारे सामने, वैसे ही मेरा एक दूसरा नाम है, वो बी से शुरू होता है, वो मेरा पहले रखा गया था जो पंडित ने बताया गया था। तो
उसमें तुम्हारा नाम मिलेगा, पापा मम्मी का नाम मिलेगा, तुम किस वक्त पैदा हुए वो पता चलेगा, ठीक है, किस दिन पैदा हुए, डे, डेट, टाइम, प्लेस, कहाँ पैदा हुए। उसके बाद अब तुम आगे चल के दुनिया में क्या करने आए हो, माता पिता का खून पीने आए हो, वो तो है ही, वो तो लिखा ही होगा। उसके अलावा कुछ करोगे ज़िंदगी में या नहीं, या धक्के खाते फिरोगे हैं, या फिर नशा करके कोने में पड़ा रहा करोगे, जैसे आधे अधूरे हमारे साथ पड़े भी रहते हो, है ना। सही बोला ना मैंने सोनू? मैं तो पढ़ता रहता हूँ। हाँ, तो सब कुछ लिखा होगा कुंडली में कि किस उम्र में तुम पे 7.5 चलेगी, किस उम्र में तुम पे कालसर्प योग चलेगा, क्या तुम पे कोई वो है राहु केतु का असर चल रहा है, क्या तुम्हारी कुंडली में राजयोग है कि राजाओं की तरह जियोगे, पैसे की बारिश होगी। ये जरूर चेक कर लेना, अपनी कुंडली में जाके जरूर पता कर लेना मम्मी से कि हमारी कुंडली में राजयोग है क्या। अगर राजयोग है, हाँ हाँ, कुंडली में एक कॉन्सेप्ट होता है राजयोग का, और किसी की अगर गोल्डन राजयोग है, 3 तरह के राजयोग है, गोल्डन, सिल्वर और प्लैटिनम, ऐसे कुछ है, ब्रॉन्ज, ऐसे कुछ है, इनमें भी लेवल होते हैं, ठीक है। तो किसी का गोल्डन राजयोग है तो कल से क्लास मत आना, किसी का भी अगर गोल्डन राजयोग है तो कल से क्लास मत आना, तुम्हें अपना भी मिल जाना जो मिलना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तुम्हारी कुंडली में। वैसे ही जब पार्टनरशिप फर्म पैदा हो रही है तो पैदा होते ही उसकी भी कुंडली बना दी जाती है, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर भी वही चीज़ें लिखी होंगी जो कुंडली में लिखी होती है। पहला, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो बच्चा है उसका, फिर उसके पापा मम्मी का नाम लिखा रहता है, तो इसमें पार्टनर्स का नाम लिखा जाता है क्योंकि वो उसके पापा मम्मी है। किस दिन बिजनेस स्टार्ट किया, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो कब किया वो लिखा होगा। फिर उन्होंने लिखा होगा कि ये फर्म में काम क्या करेंगे, क्या उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करने हैं, या उनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस उनकी क्या रहेंगी बिजनेस के अंदर। फिर पार्टनरशिप फर्म में सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट उनसे चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या रहेगा पार्टनर्स के बीच में, कौन सा पार्टनर बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस मेथड से बनाए जाएंगे, कैश बेसिस से या एक्रूअल बेसिस से, अगर कभी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ी तो गुडविल किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें मेंशन होगी कहाँ पे, पार्टनरशिप डीड में। अगर किसी के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, जैसे हमारे सोनू के पास, उसकी शायद कुंडली नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, अगर पार्टनरशिप हमें कुंडली नहीं है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब तेरे पे कोई एक्ट तो लगेगा नहीं सोनू, तो तेरे पे भगवान का राज चलेगा, जो जहाँ तू वो तो जो घुमा दे तू वहीं घूम जाइए। हाँ, वही चल रहा है जिंदगी में, है ना, बिल्कुल। तो जहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा और उसकी बातें एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। ये बातें तुम लोगों को 12th में भी सिखाई जाती हैं, और उसके अंदर 5 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट वो बताई जाती हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सब चीज़ें चलेंगी, एप्लीकेबल होंगी। क्या क्या याद है? अगर इफ देर इज नो डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे उसको 6% पर एनम का ब्याज मिलेगा। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगा, और अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं मिलेगा। और क्या है, अगला क्या पॉइंट है, अपना आप बताओ, मैं तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुमने तो पढ़ के आए हो। बाकी सभी को जिम्मेदारी लेगा ही नहीं लेगा, सारा बोझ वो उठाएगी अपने कंधों पे। देख रही है एक तरह से अनिल कपूर की तरह झुक गई है वो। हाँ, अगला क्या है, नो डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। और लास्ट, नो सैलरी ऑब्लिक कमीशन ऑब्लिक रेम्यूनरेशन। पार्टनर्स को ना तो सैलरी मिलेगी, ना किसी तरह से कमीशन मिलेगा, ना कोई और रेम्यूनरेशन मिलेगी।
तो ये सब चीज़ें कब एप्लीकेबल है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि तुम लोगों को याद नहीं है। अगर डीड नहीं है तो ये रूल्स अप्लाई होंगे। तू एसी में जाके बैठ जा। क्या चल रहा है? तुझे रूम नहीं पता नहीं लग रहा ठंडा हो रहा है? तो फिर ये क्यों कर रखा है? एसी में बैठ जा, एसी में। हाँ करें। चलो जी, तो हमने अपने पास काफ़ी चीज़ें लिख ली हैं। अब हेडिंग डालो सब लोग अपने पास। पॉइंट नंबर ए, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अगर याद आ रहा हो। फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में तुम्हें सिखाया जाता था क्लास 12th में, जहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें, ड्राइंग्स इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर, फर्स्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन है तो क्या। सिंपल, उसमें एक सिंपल मेथड हुआ करता था, प्रोडक्ट मेथड हुआ करता था। याद आ रहा हो तो? इतना कहाँ याद सर हमें, है ना? लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। फुलस्टॉप। IOD विल बी चार्ज्ड, IOD समझ में आता है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। IOD will be charged only if specified in the deed. Only if specified in the deed. Full stop. Next, IOD will be calculated. IOD will be calculated from the date of drawings. From the date of drawings up to the last date. Up to the last date of the accounting period. Up to the last date of the accounting period. Full stop. Drawings are of two types. Drawings are of two types. अब नीचे डालो पॉइंट नंबर ए, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। डैश डाल के लिखो, डैश। व्हेन द पार्टनर विड्रॉज, when the partner withdraws the capital that he has introduced, the capital that he has introduced from the firm, it is called drawings out of capital. Drawings out of capital. फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखना
नो IOD is charged, no IOD is charged on these drawings, on these drawings. B point, drawings out of profits, drawings out of profits. लिखो, whenever a partner withdraws the profits made by the firm, comma, it is called drawings out of profits. Full stop. IOD is charged on these drawings. IOD is charged on these drawings. ठीक है, अब एक नीचे नोट लिखो, whenever drawings are given, but it is not mentioned whether it is out of capital, or out of drawings, or out of profits, out of capital or out of profits, then look for rate of interest on drawings. Rate of interest on drawings. फुल स्टॉप. आगे लिखो इसी में ही, if rate of IOD is given, then it is drawings out of profits, otherwise it is drawings out of capital, ठीक है. अभी डिस्कस करते हैं जल्दी से, और भी लिखना है अभी इसके अंदर, पर ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? एक इनकम. तो फर्म पार्टनर से लेती है, अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल के लेके जाता है तो उससे लिया जाता है. फिर अभी भी जैसे अब डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी चार्ज किया जाएगा अगर डीड में मेंशन्ड है. तो अगर डीड में मेंशन्ड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाता पार्टनर से. ठीक है. और ये कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? जिस दिन भी ड्राइंग करी है आपने वहाँ से लेके साल के आखिरी तक. तो अगर आपने ये जैसे एक पूरा साल है ड्राइंग्स करी यहाँ पे कहीं, मान लो ये है 31 अगस्त और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च पे, तो इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे ड्राइंग्स पे यहाँ से लेके यहाँ तक. किस रेट से चार्ज करेंगे? जिस रेट से सवाल में गिवन होगा या डीड में मेंशन होगा उस रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि इनकम है फर्म के लिए, तो फर्म इसको अपने पास, अगर जर्नल एंट्री पूछोगे तो जर्नल एंट्री में उसको डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? फर्म के लिए वो इनकम है तो फर्म उसको क्या करेगी? क्रेडिट. जर्नल एंट्री में भी लिखेंगे बट वो क्रेडिट होने वाली है. ठीक है. और पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स पहली बात तो सीखेंगे हम. ड्राइंग्स हमारी दो तरीके की होती हैं, ये तुम लोगों को स्कूल में सिखाया गया है.
हमारी ड्राइंग्स दो तरीके की, एक है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है इसका मतलब क्या है, ओनर ने जो बिजनेस में कैपिटल डाली है पार्टनर ने, अगर पार्टनर वो पैसा बाहर निकालता है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और अगर वो प्रॉफिट्स निकालता है, बिजनेस जितने प्रॉफिट्स कमाए अगर वो बाहर निकालता है तो उसको बोलेंगे हम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल से जो ड्राइंग्स है इसके ऊपर आईओडी नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर पार्टनर ने ये कैपिटल निकाली तो उसको उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, बट अगर उसने प्रॉफिट्स में से निकाला है, प्रॉफिट्स लेके गया है, तो फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। वो भी कब, जब डीडी में मेंशन्ड हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब सवाल में कभी कभी सिर्फ ड्राइंग्स मेंशन्ड होती है, अब तुम्हें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, तो क्या करो, अपने सवाल में ढूंढो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन है। अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन है तो फिर इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहा है, और वो चार्ज किस पे हो सकता है, प्रॉफिट्स वाली पे ही, यानी कि वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स मानोगे तुम, अदरवाइज ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मानते हो उसको। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में जितना भी हमने अपने डिस्कस किया। ठीक है, अब लिखो अपने पास नीचे नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज लिखो, व्हेन IOD इज ड्यू, तो नीचे लिखना जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकेंड पॉइंट, when IOD is transferred to P&L appropriation, एंट्री लिखो IOD डेबिट टू P&L appropriation। बढ़िया, अब नीचे एक नोट लिखो, if question does not specify, if question does not specify the date of drawings, the date of drawings, then it is assumed that, then it is assumed that drawings have been made at the end of 6 months. Drawings have been made at the end of 6 months. That is IOD will be charged for 6 months. IOD will be charged for 6 months. ठीक, अब हम अपने पास डिस्कस करें, क्योंकि अभी पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही चल रहा है, तो हम वो जो याद करो स्पेशल केसेस होते थे कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वो भी डिस्कस करें अपने पास। ठीक है, अब नीचे लिखो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। तो इसमें तुम्हें याद है एक फॉर्मूला लिखवाया जाता था तुम्हें एवरेज पीरियड का,
जो तुम वो निकालते थे ना, 5 मंथ, 6.5, 5.5, 7.5, ये जो निकालते थे ये कैसे निकालते थे याद है? उसका फॉर्मूला वो करता था एवरेज पीरियड का। थोड़ा बहुत ठीक है, हाँ। तो उसका एक फॉर्मूला होता था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्पेशल केसेस पे लिखना शुरू करो। व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉन at equal intervals, then period of drawings is calculated using the following formula। तो नीचे फॉर्मूला लिखो, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दिस एंटायर अमाउंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा आईओडी का फॉर्मूला भी लिख लो। स्पेशल केसेस में आईओडी का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो आईओडी का हमारा फॉर्मूला हो गया। अब वो केसेस लिख लें या मैं एक एक करके लिखवाऊं कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, या मैं तुम्हें टैबुलर फॉर्मेट में दे दूं और वहां से कर लो? बताओ क्या करोगे? टैबुलर फॉर्म, नहीं तो मैं पूरा लिखवाऊंगा कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो ये, मिडिल ऑफ ईच मंथ तो ये, एंड ऑफ ईच मंथ तो ये, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो ये। लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो मैं उसको शॉर्ट में टैबुलर फॉर्म में दे रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि काफी हद तक तो सब याद ही होगा, पढ़ा हुआ ये। तो एक टेबल बनेगी कुछ ऐसी, ये तो यहां लिखो मंथ, क्वार्टर, लास्ट 6 मंथ्स और फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, 4 कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ छोड़ देना, और यहाँ लिखेंगे हम बिगिनिंग ऑफ, मिडल ऑफ, एंड ऑफ।
ठीक है, कर लिया नोट डाउन। तो अगर पार्टनर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स करता है एट इक्वल इंटरवल्स, तो एवरेज पीरियड हम ऐसे निकालते हैं। वो एवरेज पीरियड हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो अगर पार्टनर ने हर महीने की पहली तारीख पे ड्राइंग करी है तो एवरेज पीरियड निकलेगा 6.5, मतलब ऊपर वाले तरीके से। अगर हर महीने की 20 तारीख की करी है, मतलब मिडिल ऑफ द मंथ, मतलब 15 तारीख को ड्राइंग करी, हर महीने 15 तारीख को करता है ड्राइंग्स, तो एवरेज पीरियड आएगा 6 मंथ्स। और हर महीने की आखिरी तारीख पे करता है, 30 तारीख 31 तारीख पे, तो एवरेज पीरियड आएगा 5.5 मंथ्स। नेक्स्ट आ रहा है हर क्वार्टर। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 4 की 3? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 4 महीने नहीं, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। ठीक है, क्वार्टर परसेंटेज में कितना होता है? एक क्वार्टर परसेंटेज में कितना होता है? 25%। ठीक है, वो वाला क्वार्टर नहीं जिसकी तुम सोच रहे हो, जिसमें खासतौर से सोनू का दिमाग चल रहा होगा, वो वाला क्वार्टर नहीं। मैं तेरी हंसी बता रही है मुझे, तो कौन से क्वार्टर के बारे में सोच रहा है? तो यहाँ पे क्वार्टर का मतलब क्या है कि आप 3 महीने की बात कर रहे हो। तो हर महीने 3 महीने में ड्राइंग्स होती हैं, और 3 महीने की शुरुआत में ड्राइंग्स हो रही हैं तो 7.5, उसकी मिडिल में हो रही है तो 6, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो रही तो 4.5। नेक्स्ट है, अगर ड्राइंग्स करी हैं आखिरी 6 महीने में, शुरुआती 6 महीने में कोई ड्राइंग नहीं करी, आखिरी 6 महीने में हर महीने करी है तो बिगिनिंग में करी 3.5, मिडिल में करी 3, एंड में करी 2.5। या फिर ड्राइंग्स करी पहले 6 महीने में, आखिरी 6 महीने में कोई ड्राइंग्स नहीं करी, तो शुरुआत में करी 9.5, मिडिल ऑफ ईच मंथ करी तो 9, और एंड ऑफ ईच मंथ करी तो 6.5। मतलब 6 महीने की ही ड्राइंग्स हैं ये लास्ट 6 मंथ्स में, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई ड्राइंग नहीं, ये फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो लास्ट 6 मंथ्स में कोई ड्राइंग नहीं। तुम्हें इसकी कैलकुलेशन किसी की सीखनी है? कोई कैलकुलेशन है जो सीखना चाहते हो कि कैसे निकली? बता दो, किसी का किसका चाहिए बताओ। सारे नहीं डिस्कस करूंगा, वहां पे 1 या 2 डिस्कस कर दूंगा, तुम्हें वहां से अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे निकालना है। ये वाले में से कोई करना देखना चाहोगे? फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ्स, ये वाला तो शायद तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ रखा है, ये वाला देखोगे? आओ जी, एक बार देखते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर ड्राइंग्स करी तो कैसी होंगी ड्राइंग, कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड। ठीक है, मैं ना अभी ये फर्स्ट 6 मंथ्स ले रहा हूं अपने पास। ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स की बिगिनिंग पे ड्राइंग करी तो हमारा 1 अप्रैल है, और साल कहाँ खत्म हो रहा है? 31 मार्च। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है? व्हेन ड्राइंग्स आर, जब करते हैं ऐसे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो पहली ड्राइंग कब करेगी उसने? 1 अप्रैल। और 6 महीने किस डेट पे खत्म होने बताओगे? 6 महीने 1 अप्रैल से शुरू होने, तो किस डेट पे खत्म होंगे? बहुत बढ़िया, वो सितंबर में 31 डेज निकाल रहा है नालायक को। तुम्हारे को ये नहीं दिखाई दिया? 31 सितंबर बोली उसने डेट, महीने में तारीख दिन 30 है, ये 31 निकाल के ला रहा है। वो कह रहा है कि फरवरी से निकाल लो, फरवरी में वैसे ही कम है, थोड़ा सा और कम कर देगी तो क्या फर्क पड़ रहा है ना? 30 सितंबर। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर उसने ड्राइंग्स करी है पहले 6 महीने में, और वो पहले 6 महीने में हर महीने ड्राइंग कर रहा है, किस दिन पे? हर महीने की पहली तारीख पे। तो पहली ड्राइंग करेगी उसने 1 अप्रैल पे, तो लास्ट ड्राइंग किस दिन करी होगी जल्दी बताओ? आखिरी ड्राइंग कब करी होगी उसने? 1 सितंबर, क्योंकि 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है, और 6 महीने में हर महीने की पहली तारीख, तो सितंबर लास्ट महीना है, तो उसकी पहली तारीख पर ड्राइंग करा होगा, यानी कि यहां इस दिन पे। अब हमें देखना है एवरेज पीरियड निकालने के लिए वक्त कितना बच रहा है आफ्टर ईच ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग यहां करी, इसके बाद कितना टाइम है? 12 महीने, प्लस आखिरी ड्राइंग यहां करी
यहां से कितने महीने हैं? 7 महीने। सितंबर, तो ये सितंबर पूरा निकल गया, तो 6 महीने कंप्लीट, तो 6 महीने और बच रहे हैं, तो 6 और ये 1, 7 महीने डिवाइडेड बाय 2, तो 12 प्लस 7 कितना? 19 अपॉन 2 कितना? 9.5। ठीक है। अगर लेट अस सपोज इसको चेंज कर देते हैं, एंड ऑफ ईच मंथ करते हैं, लेट अस सपोज, आओ मैं इसको एंड ऑफ ईच मंथ रख रहे हैं, 6 महीने में ड्राइंग्स कर रहे हैं बट हर महीने की आखिरी तारीख पे, तो पहली ड्राइंग किस दिन होगी? पहली ड्राइंग किस दिन करेगा? 30 अप्रैल, क्योंकि 1 अप्रैल तो करेगा नहीं, आखिरी तारीख पर करेगा। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 30 सितंबर, यहां पे करेगा आखिरी ड्राइंग वो। अब देखते हैं इसका एवरेज पीरियड निकालो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 11 महीने बच रहे हैं। और आखिरी ड्राइंग यहां करी, इसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? 6 महीने अपॉन 2, कितना हो गया ये? 17 अपॉन 2, 8.5 मंथ्स। यही हमने ऊपर लिखे हुए, देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स 9.5 और ये 8.5। ठीक है। अब इनको बहुत सारे दिख रहे हैं, याद करने में लगता है सर में दर्द हो जाएगा, पर तुमने देखो, तुमने किसी ने अगर नोटिस किया हो कि जब मैंने यहाँ लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले क्या लिखा था? बीच वाली लाइन लिखी थी मैंने, मिडिल ऑफ ईच मंथ या क्वार्टर वाला, और बाकी का मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ मिडिल याद रखा, बाकी के मुझे अपने आप याद है। कैसे? देखो याद करने का तरीका देखो, 6 से ऊपर जाना है तो ऐड करो 0.5, और नीचे की तरफ आना है तो माइनस करो 0.5। यहां से ऊपर जाना है तो ऐड करो 1.5, नीचे आना है तो माइनस करो 1.5। ये 3 आया, ऊपर जाना है ऐड करो 0.5, नीचे आना है माइनस करो 0.5, और इधर ऊपर जाना है ऐड करो 0.5, माइनस कर दो 0.5। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मिडिल वाले याद करने हैं, 6 6 3 9, 6 6 3 9, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। सभी में 0.5 माइनस होगा, सिर्फ एक क्वार्टर वाला है जिसमें 1.5 ऐड 1.5 माइनस। ये अपने डायग्राम में भी मार्क कर लो, जो तुमने अभी टेबल बनाया है उसमें भी मार्क कर लो, तुम्हें आगे चल के यही याद रहेगा। ठीक है। तो अगर हर महीने, हर क्वार्टर, हर लास्ट 6 मंथ्स के हर उसमें ड्राइंग कर रहा है तो ऐसे चलेगा। अदरवाइज अगर अनइवन डेट्स पे ड्राइंग्स हैं तब क्या करेंगे? अगर मान लो अनइवन डेट्स हैं और अमाउंट्स भी चेंज हो रहे हैं, जैसे हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च है, एक ड्राइंग करी मान लो 1 अप्रैल पे, पहली ये ड्राइंग करी मान लो ये थी 10,000 रुपये की, एक ड्राइंग करी मान लो यहाँ पे 1 जनवरी पे 5,000 रुपये की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट गिवन है, लेट अस सपोज 5% पर एनम, तो हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की निकलेगी, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो ड्राइंग्स है वो है 10,000। 10,000 पे 5% निकालेंगे फॉर 9 मंथ्स। क्लियरली दिख रहा है महीने की पूरे 9 महीने बन रहे हैं। सॉरी, ये 1 जुलाई ले लो, 1 जुलाई,
तो 1 जुलाई पे 10,000 करे, 10,000 से यहाँ तक का इंटरेस्ट निकलेगा, वो अमाउंट आ जाएगा। दूसरी ड्राइंग करी उसने 1 जनवरी पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हुए, 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने हुए, 3 महीने। तो हम 5,000 पे 5 से निकालेंगे फॉर 3 मंथ्स। ये दोनों निकाल के हम ऐड कर देंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। तो ये वाला मेथड तब लगेगा जब अनइक्वल ड्राइंग्स है और अनइक्वल इंटरवल्स पे है, अमाउंट अलग अलग है और इंटरवल भी चेंज हो रहा है। अगर सेम ड्राइंग्स कर रहे हैं हर महीने, तो फिर हर महीने हर क्वार्टर, तो फिर हम ये वाला मेथड लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर डेट गिवन नहीं है तब क्या करेंगे, हमें ये नहीं बताया ड्राइंग्स किस दिन करी है, सिर्फ इतना बोल दिया कि ड्राइंग्स करी हैं इतनी और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होना है। तो हम मानेंगे ड्राइंग्स किस दिन करी, डेट क्या मानेंगे, मिडल ऑफ द ईयर। हम मानेंगे ड्राइंग इस दिन करी है, तो यहां से यहां तक का ही ब्याज लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ना आईओडी निकालते हैं उल्टा, उल्टा नहीं चलेगा, जिस दिन ड्राइंग करी है वहां से आगे की तरफ निकलेगी। तो अगर डेट मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे कि मिडल ऑफ द ईयर ड्राइंग करी है, या एंड ऑफ 6 मंथ्स। मिडल ऑफ द ईयर बोल सकता हूँ या एंड ऑफ 6 मंथ्स बोल सकता हूँ कि नहीं, तो 6 महीने खत्म होने के बाद, तो हम यहाँ से आगे की तरफ डेट इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि 6 मंथ निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पास लिखवा दी हैं। जर्नल एंट्री भी अपने पास लिख ली है, जर्नल एंट्री में डिस्कस करना हो तो डिस्कस कर लो। वैसे कहाँ गई, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे तो फर्म के लिए वो इनकम है, इनकम उन्होंने क्या की, अपने पास क्रेडिट कर दी। और पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर की कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे या उसके करंट अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट कहाँ यूज होगा, करंट अकाउंट कहाँ यूज होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जहाँ पे टाइप्स ऑफ कैपिटल जो मेथड होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, और ये इंटरेस्ट क्योंकि इनकम है तो ट्रांसफर करेगी फर्म अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सारा पोर्शन कवर हो गया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम अपने पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स हैं, लोन ड्राइंग्स तो हो गया, लोन का, कैपिटल का, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे एक एक करके अगली क्लास में। ठीक है, अभी जो हमने करा है इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।